Friends, today we will continue conservation of resources. But before that, we have also read about the resource planning in India and what is the resource planning and you know development of resources. So many topic we have also completed, and now we will continue conservation of resources. How can we conserve the resources? And resources are vital for any developmental activity, but irrational consumption and over utilization of resources may lead to socio-economic and environmental problems. To overcome these problems, resource conservation at various levels is important. This had been the main concern of the leaders and thinkers in the past. स्टूडेंट्स, जो रिसोर्सेज होते हैं वो किसी भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी के लिए जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, और उसमें इरेशनल कंजप्शन होता है, ओवर यूटिलाइजेशन भी होता है रिसोर्सेज का, जो कि बहुत ही सोशियो इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को लीड करते हैं, जिसको हम सामाजिक, आर्थिक और जो पर्यावरणीय समस्याएं होती हैं उनको रिसोर्सेज क्या करते हैं, लीड करते हैं। और उनका जो परिणाम होता है उन प्रॉब्लम्स का, जो रिसोर्स कंजर्वेशन है, वो अलग अलग स्तर पर जो है महत्वपूर्ण होता है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसर्न भी है लीडर्स और थिंकर्स के लिए। पास्ट में जब उन्होंने उनके बारे में कहा कि कैसे हम जो रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं, तो फॉर एग्जांपल गांधी जी वॉज वेरी एप्ट in voicing his concern about resource conservation in these words: there is enough for everybody's need and not for anybody's greed. He placed the greedy and selfish individuals and exploitative nature of modern technology as the root cause for resource depletion at the global level. He was against mass production and wanted to replace it with the production by the masses. गांधी जी के बारे में आप सभी जानते हैं। ये गांधी जी जो हैं, जो कि हमारे देश के राष्ट्रपिता रहे हैं, और इन्होंने जो है रिसोर्सेज के बारे में अपने कुछ विचार रखे थे। तो उनके द्वारा जो कहे गए शब्द हैं, उनके बारे में जो रिसोर्स कंजर्वेशन है उनको उन्होंने शब्दों में किस प्रकार से रखा है। उन्होंने कहा है कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है प्रत्येक के लिए, उनकी जो आवश्यकताएं हैं और उनका जो लालच होता है ना, क्योंकि जितनी हमारी आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को पूरा करना ही तो हमारे लिए संसाधन होते हैं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। गांधी जी कहते हैं हमारी जो आवश्यकता है उससे ज़्यादा हमारा जो है वो लालच है। ठीक है, हमारा लालच क्या होता है, वो दिन ब दिन बढ़ता जाता है, और उनके स्थान पर हम जितने लालची होते हैं, सेल्फिश होते हैं, तो हम जो है नेचर में उपलब्ध जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। और ख़ास करके जो एक्सप्लॉयटेशन होता है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ के माध्यम से होता है, और उसका परिणाम ये होता है कि जो रिसोर्सेज हैं उनका डिप्लीशन होता है, और आज पूरे वैश्विक स्तर पर यही हो रहा है ना। और वो कहीं ना कहीं मास प्रोडक्शन के जो है वो खिलाफ थे, और वो ये चाहते थे कि उनके स्थान पर जो है जो प्रोडक्शन ऑफ मासेस हो रहे हैं ना, जो अधिक मात्रा में लोग जो है रिसोर्सेज का डिप्लीशन कर रहे हैं, वो कम होना चाहिए। जितनी हमारी आवश्यकता है उनको जो है हमें पूरा करने के लिए ही हमें रिसोर्सेज की नीड होती है। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट इवेंट के बारे में कहा गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक क्लब ऑफ रोम था, है ना, और उसने जो रिसोर्स कंजर्वेशन की वकालत की पहली बार, और उन्होंने कहा 1968 में और फिर 1974 में जो गांधीयन फिलॉसफी थी वॉज वंस अगेन प्रेजेंटेड बाई शमचर इन हिज बुक स्मॉल इन ब्यूटीफुल, है ना। उन्होंने अपनी किताब में गांधीयन जो फिलॉसफी थी उसको एक बार पुनः जो है प्रस्तुत किया था, और उनका नाम था सुमेचियर, है ना, जिन्होंने अपनी किताब लिखी थी स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। द सेमिनल कंट्रीब्यूशन वॉज विद रेस्पेक्ट टू रिसोर्स conservation at the global level was made by the Brundtland Commission report 1987. This report introduced the concept of sustainable development and advocated it as a means for resource conservation, which was subsequently published in a book entitled Our Common Future. Another significant contribution was made at the Earth Summit at Rio de Janeiro, Brazil in 1992. दैट मीन्स एक जो सेमिनल कंट्रीब्यूशन था और जो रिसोर्स कंजर्वेशन को लेकर के वैश्विक स्तर पर उसको बनाया गया था ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट के माध्यम से 1987 में। और ये जो रिपोर्ट है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था
सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट के आधार पर। और उसमें ये वकालत भी किया गया, क्या वकालत भी की गई थी, उसका सपोर्ट किया गया था कि कैसे हम संसाधनों को संरक्षित करें, उसका अर्थ क्या है, और जो कि उसको पुनः पब्लिश भी किया गया। उस बुक को आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से पब्लिश किया गया था। अन्य एक जो सबसे महत्वपूर्ण जो कंट्रीब्यूशन रहा है अर्थ समिट को लेकर के, जो अर्थ समिट हुआ था रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में 1992 में, उसके माध्यम से लोगों को वैश्विक स्तर पर जो है जागरूक किया गया, और कंट्रीज़ के अलावा जो लोकल लेवल पर कैसे रिसोर्सेज को जो हम कंजर्व कर सकते हैं और कैसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को और इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे कि लोगों के बीच में जो है रिसोर्स कंजर्व करने की जो एक प्रोसेस है और उनको कैसे जो है रिसोर्स को कैसे जो है संरक्षित किया जा सकता है। नाउ वी विल रीड अबाउट द लैंड रिसोर्सेज। एज यू नो, we live on land and we perform our economic activities on land and we use it in different ways. Thus, land is a natural resource of utmost importance and it supports natural vegetation, wildlife, human life, economic activities, transport, and communication systems. However, land is an asset of finite magnitude. Therefore, it is important to use the availability land for various purposes with careful planning. जैसा आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि जो लैंड रिसोर्सेज हैं, जो भू संसाधन हैं, तो भू संसाधन सबसे एक इम्पोर्टेंट जो है रिसोर्स है, क्योंकि हम सभी लोग जो है पृथ्वी पर रहते हैं, भूमि पर रहते हैं, और हम सभी जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो यहीं पर परफॉर्म भी करते हैं और इसका उपयोग हम अलग अलग तरीके से करते हैं। तो जो लैंड है वो एक नेचुरल रिसोर्सेज होता है और ये हमारे जो है नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सिस्टम, इन सभी को सपोर्ट भी करता है। तो जो लैंड है वो एक असेट है ना, किसके लिए, एक फाइनाइट मैग्नीट्यूड के लिए, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और इसकी जो अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड होती है उसका उपयोग करना विभिन्न पर्पजेस के लिए, विभिन्न उद्देश्यों के लिए, उसके लिए केयरफुल प्लानिंग की जो है नीड होती है, जिसके माध्यम से उनका उपयोग कर सकें। India has land under a variety of relief features, namely mountains, plateaus, plains, and islands. About 43% of the land area is plain, which provides facilities for agriculture and industry. Mountains account for 30% of the total surface area of the country and ensures perennial flow of some rivers. Provide facilities for tourism and ecological aspects. About 20% of the area of the country is the plateau region. It possesses rich reserves of minerals, fossil fuels, and forest. You know, from figure number 1.3, land under important relief features, there are some features are also given in this figure. You know, the plains, and it is also shown by the blue color. Around 43% area covered by the plain regions, and red color is also represent the mountains area around 30%, and 27% is plateau areas. When we classify the different topography of the Indian land, and we have also read in the second chapter of the 9th class physical features of India, and we have also know that there are six main features of our topography of land. India had, तो भारत का जो अगर हम देखें तो अलग अलग जो वेराइटीज़ हैं, जो फीचर्स हैं लैंड के, उसमें माउंटेन्स है, प्लेट्यूज है, प्लेन्स है, आइलैंड्स है। करीब जो है 43% जो लैंड है वो प्लेन एरियाज़ है, जो कि हमें प्रोवाइड करता है इस प्रकार की फैसिलिटीज़, जहाँ पर एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ को, जहाँ पर खेती की जाती है या इंडस्ट्रीज़ को एस्टेब्लिश किया गया है। जो माउंटेन्स एरियाज़ हैं वो करीब 30% हैं, और जो टोटल सरफेस एरिया है कंट्री का वो ये इंश्योर करता है कि जहाँ पर नदियाँ जो है बहती हैं, कुछ नदियाँ जो है पेरेनियल फ्लोस करती हैं, और ये जो है फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड करता है उसमें टूरिज़्म है, इकोलॉजिकल आस्पेक्ट्स हैं, और करीब 27% जो एरिया है देश का जहाँ पर प्लेट्यू रीजन्स हैं, और यहाँ पर जो है बड़े बड़े रिजर्व्स हैं मिनरल्स के, फॉसिल फ्यूल्स के और फॉरेस्ट के। तो कहने का अर्थ है कि जो भी टोपोग्राफी है हमारे कंट्री की लैंड की, उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है उसमें प्लेन, माउंटेन्स और प्लेट्यूज के बारे में यहाँ पर जो है रिप्रेजेंट किया गया है। ये कितने कितने परसेंट एरियाज़ हैं जहाँ पर अलग अलग जो है वो क्षेत्रों से संबंधित हैं। अब हम चर्चा करेंगे लैंड यूटिलाइजेशन की, भू उपयोग इसको कहते हैं। तो जो लैंड रिसोर्सेज हैं उनका उपयोग जो है
कई अलग अलग उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जैसे फॉरेस्ट के लिए किया जाता है। और दूसरा जो है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, जो भूमि जो है कल्टीवेशन के लिए उपलब्ध नहीं है, जैसे बैरन और वेस्टलैंड है, यानी कि बंजर भूमि है ना। और लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूज, दैट इज बिल्डिंग्स, रोड्स, फैक्ट्रीज एटसेट्रा। जो भूमि कृषि क्षेत्र के लिए उपयोग नहीं की जाती है तो उसका उपयोग हम बिल्डिंग्स, रोड्स, फैक्ट्रीज के लिए कर सकते हैं। अन्य जो अनकल्टिवेटेड लैंड होती है तो उसमें जो परमानेंट पास्चर्स हैं, ग्रेसिंग लैंड है, जहाँ पर चारागाह जो होते हैं, जहाँ पर पशुओं को चराया जाता है। एंड लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स, ग्रोव्स एंड कल्चरेबल वेस्टलैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 ईयर एग्रीकल्चरल लैंड। तो जो कल्चरेबल लैंड होता है वो जो कि करीब 5 साल से अधिक के समय के लिए जहाँ पर कोई खेती नहीं की जाती है उसको हम कहते हैं। फैलो लैंड होता है जिसको प्रतिभूमि कहते हैं। इसमें करंट फैलो जो है लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर, यानी एक या एक से अधिक कृषि वर्ष के लिए जिसकी जुताई नहीं की जाती है, जिसमें कोई खेती नहीं की जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, करंट फैलो लैंड कहते हैं। अदर देन जो करंट फैलो होती है उसमें जो लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चरल ईयर, जो 1 से 5 वर्ष कृषि वर्षों के दौरान जिसके अंदर कोई भी खेती नहीं की गई है, तो इस प्रकार की जो लैंड होती है वो अदर देन करंट फैलो में इंक्लूडेड होती है। नेट सोन एरिया जो होता है, एरिया शोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। वह एरिया जिसमें एक बार से जो है एक एग्रीकल्चरल ईयर के दौरान जो है उसमें नेट सोन एरिया को प्लस किया जाता है, जिसे हम ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कहते हैं। तो लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया, तो भारत में जो लैंड यूज़ के जो पैटर्न है वो क्या क्या हैं। द यूज़ ऑफ लैंड इज़ डिटरमाइंड बोथ बाई फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सोइल टाइप्स एज वेल एज ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन डेंसिटी और टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी एंड कल्चरल एंड ट्रेडिशंस एट्सेट्रा। तो भारत में जो भू उपयोग के जो पैटर्न्स हैं, इसमें जब भूमि का उपयोग किया जाता है तो वो दो तरीके से होता है। उसके जो कुछ फिजिकल फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे उसकी स्थलाकृति होती है, वहाँ की जलवायु है, मिट्टी का क्या प्रकार है, ह्यूमन फैक्टर्स भी उसमें इंक्लूडेड होते हैं, और जनसंख्या घनत्व होता है, और जो तकनीकी अगर हम देखें जो टेक्नोलॉजिकल जो कैपेबिलिटीज़ होती हैं, और वहाँ का संस्कृति क्या है, वहाँ की परंपराएं क्या हैं, ये सभी इसमें क्या है इंक्लूडेड हैं। तो टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया एज यू नो इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। लैंड यूज डाटा however is available only for 93% of the total geographical area because the land use reporting for most of the northeast state except Assam has not been done fully. Moreover, some areas of Jammu and Kashmir occupied by Pakistan and China have also not been surveyed. तो ये यहाँ पर जो है इस फिगर नंबर 1.4 में डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर 2017 की एक रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट के माध्यम से दिखाया गया है कि फॉरेस्ट एरिया कितना है, बैरन और अनकल्चरेबल वेस्टलैंड कितना है, एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस कितना है। तो इन दोनों ही रिपोर्ट्स को ये जो रिपोर्ट है उन दोनों को आप एक बार स्टडी कर लेंगे, और इस रिपोर्ट के माध्यम से जो है लैंड जो डिस्ट्रीब्यूशन है और किस प्रकार से लैंड का यूटिलाइजेशन होता है कंट्री के अंदर, उसके बारे में बताया गया है। एक रिपोर्ट है जो कि 1960-61 का है, दूसरा कैटेगरी है 2014-15 का है। ठीक है, तो भारत का जो टोटल जोग्राफिकल एरिया है जैसा आप जानते हैं करीब वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है जो लैंड यूज़ किया जाता है, और इसकी जो अवेलेबल है वो करीब 93% है टोटल जोग्राफिकल एरिया का। क्योंकि जो लैंड उपयोग किया जाता है, जो भू उपयोग होता है, उसकी जो रिपोर्टिंग हुई है मोस्टली जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं आसाम को छोड़ करके वहाँ पर उसको पूरा नहीं किया गया है, जबकि कुछ क्षेत्र जम्मू और कश्मीर के भी हैं जहाँ पर पाकिस्तान और चाइना का कब्जा है, उसको इस सर्वे में इंक्लूड नहीं किया गया है। द लैंड अंडर परमानेंट पास्चर हैज़ ऑल्सो डिक्रीजेस, और जो लैंड परमानेंट पास्चर के अंतर्गत आती है उसमें भी कमी आई है। हाउ आर वी एबल टू फीड our huge cattle population on this pasture land, and what are the consequences of it? Most of the other than the current fallow lands are either of poor quality or the cost of cultivation of such land is very high। क्योंकि लैंड की अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं, और उस क्वालिटीज़ के अंदर कुछ ऐसी है जो फैलो लैंड है, कुछ करंट फैलो लैंड भी होते हैं,
और कुछ ऐसी भूमि भी होती है जिसकी क्वालिटी काफ़ी ख़राब भी होती है और उसका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। Hence, these lands are cultivated once or more twice in about 2 to 3 years, and if these are included in the net zone area, then the percentage of NSA is in India comes to about 54% of the total reporting area. The pattern of net zone area varies greatly from one state to another. It is over 80% of the total area in Punjab and Haryana, and less than 10% in Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, and Andaman Nicobar Islands. तो स्टूडेंट जैसे ये जो भूमि है और जिसको कल्टीवेट किया जाता है 1 या 2 बार, है ना, और 2 से 3 वर्षों के दौरान, तो उसमें जो है नेट सोन एरिया को जो है परसेंटेज के हिसाब से इंक्लूड किया जाता है। तो भारत के अंदर करीब 54% जो लैंड एरियाज़ हैं उसको टोटल रिपोर्ट किया गया है ऐसे क्षेत्रों को। और ये जो पैटर्न है जिसमें नेट सोन एरियाज़ जो है अलग अलग तरीके से स्टेट वाइज जो है वेरी करता है। तो इसमें करीब 80% जो टोटल एरिया है पंजाब और हरियाणा का जो है वो इंक्लूडेड है, जबकि लेस देन 10% जो क्षेत्र है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार का, उसको इंक्लूड किया गया है। तो फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री इज़ फार लोअर देन द डिजायर्ड 33% ऑफ जोग्राफिकल एरिया। जो हमारे देश में जो जंगली क्षेत्र हैं, जबकि अगर देखा जाए तो वन रिपोर्ट जब आप पढ़ेंगे तो उसमें करीब 33% एरिया पर फॉरेस्ट एरियाज होना चाहिए, जो कि आज भी क्या है उससे काफ़ी कम है। As it was outlined in the National Forest Policy 1952, it was considered essential for maintenance of the ecological balance, क्योंकि हमें इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए करीब 33% जो है वन की आवश्यकता है। जो हमारे पास भूमि उपलब्ध है उस पर करीब 33% वन उपलब्ध होना चाहिए, जो कि उससे काफ़ी कम जो है अभी उपलब्ध है। The livelihood of millions of people who live on the fringes of these forests depends upon it. जैसा आप जानते हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं हमारे देश में जिनकी जीविका पूर्ण रूप से फॉरेस्ट एरियाज़ के ऊपर डिपेंड रहती है। ए पार्ट ऑफ द लैंड इज टर्म्ड एज वेस्ट लैंड and land put to other non-agricultural uses. Wasteland includes rocky, arid and red desert areas, and land put to other non-agricultural uses includes settlements, roads, railways, industries, etc. Continuous use of land over a long period of time without taking appropriate measures to conserve and manage it has resulted in land degradation. This in turn has serious repercussions on society and the environment. स्टूडेंट्स, एक ऐसा पार्ट है लैंड का जो कि वेस्ट लैंड के रूप में है, और ये जो लैंड होता है वो अन्य जो नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस हैं उनके लिए उपयोग किया जाता है। तो जो वेस्ट लैंड होते हैं उसमें रॉकी एरियाज़ हैं, एरिड एरियाज़ हैं, डेजर्ट एरियाज़ हैं, है ना, जैसे चट्टानी क्षेत्र होते हैं, शुष्क क्षेत्र होते हैं या रेगिस्तानी क्षेत्र होते हैं, वो सभी इसमें इंक्लूडेड होते हैं। इनके अलावा जो नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस के लिए जो उपयोग किए जाते हैं, जैसे सेटलमेंट होता है, कहीं पर रोड बनाए जाते हैं, रेलवेज़ है, इंडस्ट्रीज़ है। तो लगातार जो भूमि का जो उपयोग है वो लंबे समय से जो है बिना किसी एप्रोप्रिएट मेजर्स के जो है किया जा रहा है और उसको कंजर्व और मैनेज भी किया जा रहा है। उसका परिणाम क्या हुआ है कि एक लैंड डिग्रेडेशन जो है हुआ है, जिसको हम कहते हैं, जैसे लैंड डिग्रेडेशन कैसे होता है, जो भू निम्नीकरण जिसको हम कहते हैं। तो इसके सापेक्ष अगर आप देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे गंभीर जो रिpercussions हैं हमारे समाज में और हमारे एनवायरनमेंट में, तो इनको काफ़ी इम्प्रूव करने की आवश्यकता है, जिसके माध्यम से हम लैंड यूज़ को और बेटर बना सकें और उनके हिसाब से उनका जो है क्लासिफिकेशन भी कर सकें। तो बाकी जो अभी चैप्टर में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको अभी हम, जैसे सॉइल्स के बारे में हैं, है ना, और अभी जो है लैंड डिग्रेडेशन है, कंजर्वेशन मेजर्स है, तो इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जो है चर्चा करेंगे। ठीक है ना।